स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ किंग में कर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 11 दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन हमारे लेक्चर का मिल सके। तो आज हम यहाँ क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अभी 12th क्लास में हमने पहले चैप्टर पढ़ा था वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये वाला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, लाइन, स्ट्रेट लाइन आपने 2 डायमेंशनल पढ़ी है, 3 डायमेंशनल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था 11th क्लास में। तो यहाँ पे जो आज हम पढ़ेंगे वो लाइन और प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में लाइन और प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, और उसका अप्रोच जो पढ़ने वाले हैं, हम अप्रोच पढ़ने वाले हैं आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री प्लस वेक्टर अलजेब्रा। दोनों चैप्टर का ये समागम है। तो लाइन और प्लेन को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा एंड इन टर्म्स ऑफ 3D ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम भी है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम डायरेक्शन रेशोस एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशोस क्या होते हैं? देखो, बहुत सिंपल चीज़ों के माध्यम से आपको समझाऊंगा, फिर भी अगर कोई डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। डायरेक्शन रेशो नहीं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं उनको जान लेते हैं। देखो, हमारे क्या है, पहली चीज़ ये समझ लो आप, मैंने पहले बताया था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जब 11th में पढ़ाई थी, तो कोई ऑथर यहाँ पे एक्स एक्सिस लेता है, यहाँ पे वाई एक्सिस लेता है, यहाँ पे जेड लेता है, कोई यहाँ पे जेड लेता है, यहाँ पे एक्स लेता है, यहाँ पे वाई लेता है। तो उससे कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है उससे, ठीक है। आपकी जहाँ मर्जी, आप इसको एक्स ले लो, वाई ले लो, या इसको जेड ले लो, इसको एक्स ले लो, जैसा चाहो आप ऐसा कर सकते हो। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं सिंपल ही रखता हूँ, एक्स इसको मान लेते हैं, वाई इसको मान लेते हैं, और जो तीसरा एक्सिस है इस दोनों के परपेंडिकुलर, उस एक्सिस को हम जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है कहीं पे, इस प्लेन के अंदर कहीं पॉइंट है P, ठीक है। इस P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है एक्स वाई जेड। P के कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब इस P, ये यहाँ पे ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, सबको पता है। तो अब इस P को हम इस O से मिला देते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा R वेक्टर है, ठीक है। ये कौन सा वेक्टर है? R वेक्टर। तो OP क्या है? OP वेक्टर जो है वो है R वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं? किसी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये है कि वो वेक्टर एक्सिस से कितने एंगल बना रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाए, और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाए, तो इसकी जो डायरेक्शन कोसाइन होंगी, देखो कोसाइंस से ही पता चल रहा है कि इसके एंगल का, पॉजिटिव डायरेक्शन वाले एंगल का, एक होता है कोस अल्फा, एक होता है कोस बीटा, एक होता है कोस गामा। कोस अल्फा का मतलब है एक्स एक्सिस, ठीक है, और कोस बीटा का मतलब है वाई एक्सिस से डायरेक्शन कोसाइन, और कोस गामा का मतलब है जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ कोसाइन ऑफ द एंगल विच इज़ द वेक्टर इज मेकिंग विद द एक्सिस। एक्सिस से जितना एंगल वो बना रहा है उसके कोसाइन को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ इसको थोड़ा सा सेपरेट लेके हम लिख लेते हैं कि आखिर कोस अल्फा क्या होगा। कोस अल्फा का मतलब क्या है? देखो, इस पे अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें तो कोस अल्फा क्या होगा आपका? कोस अल्फा हो जाएगा, अगर ये Q है तो कोस अल्फा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोस अल्फा हो जाएगा आपका OQ अपॉन OP, ठीक है। कोस बीटा क्या हो जाएगा? सिमिलर फैशन में कोस बीटा भी इसी तरह से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस अल्फा। तो अब हम इनका एक नोटेशन और है, इनको हम L, M और N भी लिख देते हैं। L, M और N भी लिख देते हैं। देखो, एक चीज़ और ध्यान रखो आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइंस, ये होता है डायरेक्शन कोसाइंस, ओके। तो अब देखो, ये जो OQ की वैल्यू है, OQ की वैल्यू क्या है? OQ की वैल्यू है आपकी x, ठीक है। OQ की वैल्यू x रहेगी। तो यहाँ पे जो कोस अल्फा हो जाएगा, हम कोस अल्फा को लिख सकते हैं। तो ये कोस अल्फा हो जाएगा x अपॉन
OP R होगा, अगर इसका मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिखूं, ठीक है, तो कोस अल्फा हो जाएगा x/r। सिमिलर फैशन में कोस बीटा क्या हो जाएगा, देखो y एक्सिस से भी ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी बनेगी, ये y डिस्टेंस होगी, ठीक है, और ये एंगल बीटा बन रहा होगा y एक्सिस से। ये वेक्टर, सॉरी ये मैंने ये गलत लगाया यहाँ पे, बीटा ये नहीं होगा, बीटा ये होगा कि ये वेक्टर जो है y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, तो ये होगा बीटा, ये गलत बना दिया, x एक्सिस से नहीं होगा। अब ये, हाँ ये सही है, ये वाला एंगल बनेगा गामा, ठीक है। एक्सिस से जो वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, तो ये जो वेक्टर है हमारे पास आर वेक्टर, जो ओपी वेक्टर है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो सिमिलर फैशन में जैसे कोस अल्फा हो जाएगा x/r, सिमिलर फैशन में कोस बीटा हो जाएगा y/r और कोस गामा हो जाएगा आपका z/r। समझ में आई बात? तो इसको कह देते हैं हम LM एंड N, ठीक है, ओके। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ गई, x/r, y की वैल्यू आ गई y/r और z की वैल्यू आ गई z/r, ठीक है। और x y z की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू हो गई LR, y की वैल्यू हो गई, सॉरी ये LM और ये है N। तो x की वैल्यू LR हो गई, y की वैल्यू MR हो गई और z की वैल्यू NR हो गई, ठीक है। अभी अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या देखते हैं कि तीनों को ऐड कर दो, अगर x² + y² + z² इज इक्वल टू होता है r², हमें पता है, ठीक है भाई। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो r है इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के x - 0 y - 0 + z - 0 का होल स्क्वायर। तो इसी तरह से डिस्टेंस फार्मूला से x² + y² + z² इज इक्वल टू r² होता है, ओके। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम, तो x की जगह पे LR लिखेंगे, तो L² r² m² r² + n² r² इज इक्वल टू r², ठीक है। तो ये यहाँ से r² कॉमन आ गया, क्या बचा, L² + m² + n² इज इक्वल टू r²। तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, L² + m² + n² इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये डेरिवेशन भी कई बार पूछी जाती है। तो अगर आपको दो डायरेक्शन कोसाइन पता है तो तीसरी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हो। ये तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के बीच का रिलेशन होता है, ठीक है। आई होप के समझ आया होगा आपको। अब कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, डायरेक्शन कोसाइंस से रिलेटेड, ओके। अब एक यहाँ पे टर्म आती है डायरेक्शन रेशोस, ठीक है। देखो डायरेक्शन रेशोस का क्या मतलब है, डायरेक्शन रेशोस देख लेते हैं क्या होता है उससे पहले। डायरेक्शन रेशोस, ओके। तो ये वेक्टर हमने पढ़ा था, ये वेक्टर हमारा जो है आर वेक्टर है सपोज दैट, और इसकी डायरेक्शन कोसाइंस कितनी है, डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्टकट में लिख देते हैं डीसीस। तो इसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस है मान लेते हैं वो LM एंड N है, ठीक है। अब इसके बात करेंगे हम डायरेक्शन रेशोस की। डायरेक्शन रेशोस जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस को एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर देते हैं, सारे के सारे डायरेक्शन कोसाइंस को, तो वो बन जाता है डायरेक्शन रेशोस। या कह सकते हो आपके प्रोपोर्शनल, इनका अगर प्रोपोर्शनल वैल्यू लेते हैं हम, प्रोपोर्शनल मतलब किसी भी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर दो तो मिल जाएगा आपको डायरेक्शन रेशोस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसकी डायरेक्शन रेशोस ABC हों तो A की वैल्यू क्या होगी, L को मान लेते हैं हमने K से डिवाइड कर दिया, और M को फिर हमने K से डिवाइड कर दिया, और C कैसे मिलेगा, N को K से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस को अगर आप एक पर्टिकुलर नंबर से, कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर देते हो, सो इट विल बिकम डायरेक्शन रेशोस, ठीक है। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L की वैल्यू AK आ जाएगी, और M की वैल्यू BK आ जाएगी, और N की वैल्यू CK आ जाएगी, ठीक है। तीनों को ऐड कर दो तो ये क्या बनेगा,
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तीनों को ऐड करने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा आपका, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे के स्क्वायर यहाँ पे आपका कॉमन आ गया, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू अभी अभी हमने पढ़ी 1 होती है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, प्लस माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए की वैल्यू होगी या एल की वैल्यू जो होगी, एल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो यहाँ से हम लिख देते हैं इसका कंक्लूजन कि भाई एल हो जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी अपॉन प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, ये वैल्यू आ गई एम की। और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। समझ आई बात। तो अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशोज दिए हैं तो हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करनी है, इस तरह से फाइंड करनी है, ए को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड कर दोगे, सो इट विल बिकम डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। देखो टॉपिक को हम सिंपल ही बना के रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं घुसना है, ठीक है। और ज़्यादा फॉर्मूले वगैरह में मैं फोकस नहीं रखता हूँ, हमारा फॉर्मूले पे फोकस नहीं रहता है, हमारा कंसेप्ट के ऊपर फोकस होता है, ठीक है। चलिए ओके, अब हम देख लेते हैं। देखो ये तो डायरेक्शन कोसाइंस देख लिया आपने। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और दिया है कि भाई अगर कोई वेक्टर है, वो अभी वेक्टर जो हम कंसिडर कर रहे थे वो वेक्टर जो है ओरिजिन से पास हो रहा था और एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा था। तो मान लेते हैं कि किसी ऐसे वेक्टर का आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट ये P है और एक पॉइंट ये Q है। P को मान लेते हैं हम x1 y1 z1, Q को मान लेते हैं x2 y2 और z2, ठीक है। तो जब हम इसको x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो, इसको z एक्सिस मान लो, ठीक है। देखो मैं आपको खाली x एक्सिस वाली डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करके दिखाऊंगा, उसके बाद y और z वाली हम ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से कंसिडर कर लेंगे उसको। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी अगर मैं बात करूं, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x1 डिस्टेंस, ओके, और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x2 डिस्टेंस। समझ आई बात, क्योंकि ये पॉइंट x2 है और ये पॉइंट x1 है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है यहाँ पे मिला देता हूँ, तो ये हो जाएगा इसको PQ, इसको हम R मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कोसाइंस का एंगल अल्फा हो जाएगा, क्योंकि जो x एक्सिस से ये एंगल बनाएगा, ये x एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ करी है, PR इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो x एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है दैट एंगल विल बी अल्फा। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कोस अल्फा की वैल्यू। कोस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है इसका PR और हाइपोटेन्यूस है इसका PQ, ठीक है। बेस है PR, हाइपोटेन्यूस है PQ। तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये पूरी वैल्यू x2 है, ये पूरी x1 है, तो ये हो जाएगी x2 माइनस x1, ये वाली वैल्यू। तो PR हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 अपॉन PQ, ठीक है। PQ क्या है, PQ आप फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस फार्मूला लगा के, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, उसका सारे का अंडर रूट। तो इस तरह से आ गया यहाँ पे कोस अल्फा इज इक्वल टू इतना, कोस बीटा कितना आ जाएगा, सिमिलर फैशन में y2 माइनस y1 अपॉन PQ। इसी तरह से कोस गामा आ जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन PQ, ठीक है। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन रेशोस की। ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस।
अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशोस की। डायरेक्शन रेशोस का मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्शन कोसाइन आई है, अगर उसको उसका प्रोपोर्शनल वैल्यू हम निकाल लें, सो दैट विल बिकम डायरेक्शन रेशोस। तो इसमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू की या तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर उसको उससे डिवाइड कर दो। तो हम क्या देख रहे हैं कि सब में 1/PQ 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 कॉमन है। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई PQ से कर दें सबकी, तो क्या मिलेगा हमें जो मिलेगा डायरेक्शन रेशोज वो मिलेगा x2 माइनस x1। पहला डायरेक्शन रेशो ये मिला, दूसरा मिला y2 माइनस y1, तीसरा मिला z2 माइनस z1। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर अगर वो दो पॉइंट से पास हो रहा है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो उसके डायरेक्शन रेशोज होंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और डायरेक्शन कोसाइंस होंगे x2 माइनस x1 अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, y2 माइनस y1 अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, z2 माइनस z1 अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पे बेस्ड। फटाफट से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 करना है, लेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन LMN, L की वैल्यू cos 90। ओके, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, अल्फा जो है 90 डिग्री दिया है, बीटा 60 डिग्री दिया है, गामा 30 डिग्री दिया है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x y एंड z एक्सिस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 90 होता है 0, कोस बीटा हो जाएगा कोस 60 होता है 1/2, कोस गामा हो जाएगा कोस 30 होता है √3/2। तो इस तरह से ये हो जाएंगी इसकी डायरेक्शन कोसाइंस। एग्जाम्पल नंबर 1 था। एग्जाम्पल 2 कहता है इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशोस। अब देखो इसमें क्या किया है, उसने डायरेक्शन रेशोस दिया है, तो आपको फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइंस। तो DRs लिख लो पहले, एग्जाम्पल नंबर 2 था ये हमारा। तो DRs दिए हैं उसने 2 - 1 - 2, तो ये क्या होता है हमारे ABC होते हैं। ठीक है, तो L की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। L क्या हो जाएगा, प्लस माइनस A/A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, ये हमने पढ़ा है अभी जस्ट। तो L की वैल्यू इससे निकाल लो, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस A की वैल्यू 2 है अपॉन 2² प्लस माइनस 1² प्लस माइनस 2², तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 अपॉन, ये हो जाएगा 4 + 1 + 4 का अंडर रूट, ये हो गया प्लस माइनस 2/3। ठीक है, उसी तरह से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसको आप प्लस साइन भी ले सकते हो, चाहो तो तीनों साइन को प्लस ले लो, लेकिन हम क्या कंसिडर करते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन से ही हमें वैल्यू को कंसिडर करना है। तो इसको हम साइन को माइनस को छोड़ देते हैं, तो L की वैल्यू लिखते हैं प्लस 2/3। सिमिलरली M की वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ -1/3, और N की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -2/3। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब एग्जांपल नंबर 3 कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स से डायरेक्शन कोसाइंस हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम DR फाइंड कर लेंगे, डायरेक्शन रेशोस फाइंड कर लेंगे। तो 2 पॉइंट उसने दिए हैं, ये है एग्जांपल नंबर 3, उसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, P दे दिया एक -2 4 -5 और एक Q दे दिया 1 2 3। ठीक है, इनके हमें DRs फाइंड कर लो पहले। DRs कैसे होंगे, x2 माइनस x1 1 - 2 -2 प्लस हो जाएगा, तो 2 - 4 -2 हो जाएगा, 3 - 5 ये हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है, अब DCs फाइंड करेंगे, तो DCs कैसे हो जाएंगे, DR अगर हमारे पास है तो DCs कैसे फाइंड करते हैं, DR जो आता है उसको ऐसे फाइंड कर लो, 3² प्लस -2² प्लस 8² का अंडर रूट, कितना हो गया 3 अपॉन, ये हो जाएगा 9 + 4 + 64। ठीक है, जो भी आता है 68 + 9 हो जाएगा 75, तो 3 अपॉन 75 का अंडर रूट। ठीक है, इस तरह से आपको जो है वैल्यू 77 3 अपॉन 77। दूसरा आ जाएगा -2 अपॉन 77 अंडर रूट, तीसरा आ जाएगा 8 अपॉन 77 अंडर रूट। ठीक है, इस तरह से आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि डायरेक्शन कोसाइंस आपको x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस बताओ।
तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी? देखो इसको यहाँ से समझ लो। एग्जाम्पल नंबर 4 आपका वही है कि एक्स एक्सिस ये वाली अगर इसके अलोंग कोई लाइन गई हो तो उसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी? देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी इस केस में, बीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, गामा की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 90 और गामा इज इक्वल टू 90। तो कोस तो इसमें एल एम एन क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी 1, एम हो जाएगी 0, एन हो जाएगी 0। तो इसकी जो डीसीज आ गई वो कितनी आ गई? 1 0 0। अलोंग एक्स एक्सिस डीसीज जो होंगी वो होंगी 1 0 0। सिमिलर फैशन में अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग क्या आ जाएंगी? तो 0 1 0 आ जाएगी। सिमिलर फैशन में अलोंग जेड एक्सिस आ जाएगी 0 0 1। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है एक्सिस की। अब देखो एक एग्जांपल नंबर 5 है, उसमें 3 पॉइंट दिए हैं और वो कह रहा है कि इसको कोलिनियर दिखाओ। देखो कोलिनियर 3 पॉइंट को दिखाने के बहुत सारे तरीके हम पढ़ चुके हैं, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो उसको ज्योमेट्री से भी प्रूव कर सकते हो और आप वेक्टर से भी प्रूव कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। तो अब हम यहाँ इसको डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प से हम उसको प्रूव करेंगे। 3 पॉइंट हमें दिए हैं उसने। एग्जाम्पल नंबर 5 ले लेते हैं। ए पॉइंट है हमारा 2 3 -4, एक बी पॉइंट दिया है, बी पॉइंट है 1 -2 3, और एक सी पॉइंट दिया है 3 8 -11। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इनके डायरेक्शन रेशोस को फाइंड कर लेते हैं। किसके डायरेक्शन रेशोस? ए बी के डायरेक्शन रेशोस, डी आर्स ऑफ ए बी कितने होंगे? 1 -2 -1 आ जाएगा, -2 -3 -5 आ जाएगा, 3 +4 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डी आर्स ऑफ ए बी। अब डी आर्स ऑफ बी सी निकाल लो। तो बी सी के डी आर कितने आ जाएंगे? 3 -1 2 आ जाएगा, 8 + 2 10 आ जाएगा, और 11 -3 कितने हो जाएंगे? -14 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके डी आर्स को हम क्या लिख सकते हैं? डी आर्स ऑफ बी सी, इसको हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू से प्लस माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर दोगे? इसको मैं लिख सकता हूँ -2, या छोड़ दो, इतना ही रहने दो। ओके, अब देखो ए बी और बी सी के जो डी आर्स हैं वो कैसे हैं? प्रोपोर्शनेट हैं। इसमें -2 का मल्टीप्लाई करो, इसमें -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। इसमें -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो +10 हो जाएगा। इसमें -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -14 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए बी और बी सी के डी आर्स जो है वो सेम है। ठीक है, और डी आर सेम किसके होते हैं? इसका मतलब है कि ए बी और बी सी आर पैरेलल। अगर किसी दो वेक्टर के डी आर जो है आपको प्रोपोर्शन में मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर कैसे हैं? दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ थोड़ा कि ए बी ये वेक्टर हो गया और बी सी ये वेक्टर हो गया। मैं कह रहा हूँ कि दोनों वेक्टर ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो अब ये पैरेलल कंडीशन कब हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि बी पॉइंट दो जगह तो हो नहीं सकता। तो कहाँ होगा? इसका मतलब बी पॉइंट ऊपर ही है और सी जो है उससे आगे है, तो इसका मतलब सी कहीं यहाँ पे है। समझ गए बात? तो ए बी एंड बी सी बोथ आर पैरेलल, बट दिस इज पॉसिबल ओनली इफ दे आर कोलिनियर। तो इसका मतलब क्या है कि हमने डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशोस की हेल्प लेते हुए ये दिखा दिया कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। या फिर आप ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड कर सकते हो, क्लास 10th में पढ़ा था हमने। ट्रायंगल के एरिया से भी आप बता सकते हो कि कोलिनियर है, एरिया जो है 0 आ जाएगा, है ना। वेक्टर के तरीके भी हैं बहुत सारे, उनसे भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो कई तरीके, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो। एक नया तरीका मैंने भी बता दिया आपको, जो आपकी बुक में दिया है। ओके, तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 11.1 कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसमें सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है,
ओके, अभी जब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हो, कोई डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, कुछ डाउट है तो पूछिए, उसको आपको आंसर दिया जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं हम? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। एक ऐसी लाइन हमें फाइंड करनी है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है और वो एक पैरेलल है एक पर्टिकुलर वेक्टर के। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक पिक्चर इसका बना लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर है, ये कोई लाइन है जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है और ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है। ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमने क्या मान लिया? ए मान लिया, ठीक है। और ये जो लाइन है हमारी वो पैरेलल है किसी पर्टिकुलर वेक्टर के। इस वेक्टर को हमने मान लिया बी वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर को हमने बी वेक्टर मान लिया और इस पॉइंट को हमने ए पॉइंट मान लिया। ये ए पॉइंट से पास होने वाली लाइन है और इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका इक्वेशन निकालना है। ये जो हमारी लाइन है ए सी मान लो इसे, ए सी का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो ए सी का इक्वेशन देखो, उसमें दो चीज़ें उसने दी होंगी। एक तो पॉइंट दिया होगा जो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो आपको दो वेक्टर जो है दिए होंगे, उन दोनों की हेल्प लेते हुए आपको फाइंड करना है इस लाइन का इक्वेशन, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं क्योंकि हमें इजी हो जाएगा थोड़ा सा, और इस पॉइंट को हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। ए पॉइंट को यहाँ पे मान लिया हमने। तो अब इस ए पॉइंट का जो वेक्टर होगा, ये हमने यहाँ पे इसको बढ़ा लिया, ठीक है। तो ये ओरिजिन से जो ये वेक्टर है ये मान लेते हैं ए वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर को मान लिया हमने कि ये ओ ए जो है ए वेक्टर है और ओ बी क्या है? बी वेक्टर है, ठीक है। ओ बी को हम मान लेते हैं, इसको कैपिटल ए मान लो, कैपिटल ए वेक्टर मान लो, और इसको मान लो कैपिटल बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, अब हम क्या करते हैं? अब देखो ये ओ ए हो गया, अब यहाँ से इसको सी को भी मिला दो, ठीक है। तो एक वेक्टर जो है हमारा ये बन जाएगा, ये इस तरह से बनेगा सी वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे ए सी क्या होगा? ए सी की वैल्यू क्या होगी? देखो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि एक वेक्टर हमारा ऐसे है, एक वेक्टर हमारा ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है। तो ये वेक्टर कहीं पे ओ ए सी है और ये वेक्टर हमारा ओ है, ठीक है। तो ए सी वेक्टर क्या होगा? ए सी वेक्टर की जो हमने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा है, ए सी इज इक्वल टू होगा ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है। ए सी वेक्टर जो होगा वो होगा ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है। तो ओ सी ये क्या है आपका? ए सी, ओ सी क्या है? आर है और ये क्या है? ए वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर सी पॉइंट का जो वेक्टर है वो वेक्टर हम मान लेते हैं कि आर वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से जो ए सी की वैल्यू हो जाएगी, ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। समझ में आई बात? ओके, अब देखो इस वेक्टर का ए सी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ए सी वेक्टर जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर के, ठीक है। तो अब जब ए सी वेक्टर अगर बी वेक्टर के पैरेलल होगा तो इसका मतलब क्या है कि ए सी की जो वैल्यू आएगी वो इसके मल्टीप्लायर के बराबर आएगी, यानी कि इसमें किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों वेक्टर बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ए सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं लैम्डा और बी वेक्टर। समझ में आई बात? भाई अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उसको जो है वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लायर होते हैं, है ना। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक दूसरे के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो ए सी वेक्टर जो हो जाएगा वो लैम्डा बी हो जाएगा। ए सी वेक्टर क्या है हमारे पास? ए सी वेक्टर है हमारा आर माइनस ए वेक्टर और ये है हमारा लैम्डा बी वेक्टर। तो यहाँ से जो आर वेक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी
ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। समझ में आई बात? तो ए वेक्टर क्या है, जो उस पे लाइन पे पॉइंट दिया गया है, ये वो वेक्टर है, और बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, उससे फिर आपको ये पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी। देखो ये इस वाली फॉर्म को कहते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन AC, तो इसको कहते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। ओके, इससे हम सर्टेजियन फॉर्म भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सर्टेजियन फॉर्म कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि जो R वेक्टर है, ये जो R वेक्टर है वो R वेक्टर हम मान लेते हैं xi प्लस yj प्लस जेड के। R वेक्टर को हमने ये मान लिया, और जो A वेक्टर है, A वेक्टर को हमने मान लिया x1 y1 और z1। इसके पॉइंट हमने मान लिए x1 y1 और z1। ठीक है, और B वेक्टर को हमने मान लिया ai प्लस bj प्लस c के। A वेक्टर को हमने मान लिया ai प्लस bj प्लस c के। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख दो आप, तो ये बनेगा xi प्लस yj प्लस c के प्लस जेड के इज इक्वल टू ए वेक्टर को क्या रखना है हमें? ए वेक्टर को रखना है x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k प्लस यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा, और बी वेक्टर की वैल्यू क्या है? ai प्लस bj प्लस c k। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इनको जो है एक तरफ लेके आ जाओ, x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा ai प्लस लैम्डा bj प्लस लैम्डा c k। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन करना है हमें। कंपैरिजन किसका करना है? दो वेक्टर इक्वल कब हो सकते हैं? जब उनके कंपोनेंट भी इक्वल हो। तो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? देखो x माइनस x1 किसके इक्वल है? लैम्डा a के इक्वल है। y माइनस y1 किसके इक्वल है? लैम्डा b के इक्वल है। और z माइनस z1 लैम्डा c के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि भाई x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा a, और y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा b, और z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा c। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस x1 अपॉन a। ठीक है, ये भी लैम्डा के बराबर है और ये भी लैम्डा के बराबर आ गया। y माइनस y1 अपॉन b, ये भी लैम्डा के बराबर आ गया, और z माइनस z1 अपॉन c, ये भी लैम्डा के बराबर आ गया। तीनों जो है लैम्डा के बराबर आ गए हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि भाई x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c और इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये जो फॉर्म आ गई हमारी, इस फॉर्म को हम इक्वेशन ऑफ लाइन कहते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ये 3D ज्योमेट्री का जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो है कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इसको इस तरह जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, तो आपको इस तरह से उसको फाइंड करना है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको और इस पे जो है क्लैरिटी करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको आसानी बनाए रखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है एक हमारा। 6 एग्जाम्पल में क्या है? फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो जिस पॉइंट से पास हो रहा है उस पॉइंट को हम ए मान रहे थे, तो ए वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? 5i प्लस 2j माइनस 4k, और जिस वेक्टर के पैरेलल उसने दिया है वो वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस 8k। तो इक्वेशन क्या होती है हमारी? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी होती है।
तो वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू है 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा। बी की वैल्यू है 3i प्लस 2j माइनस 8k। ठीक है। अब इसको देखो, ये तो हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, आर की जगह पे xi प्लस yj प्लस zk लिख देंगे और इज इक्वल टू हो जाएगा। अब इसमें आई को एक साथ ले लो, 5 प्लस 3 लैम्डा i प्लस यहाँ पे, या इसको इधर लेके आ जाओ जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, जैसे हमने उसमें किया था ऐसे ही कर लेते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं कि 5i को यहाँ i पहले इसे लिख लो, ये हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, और इसको इधर ले आओ, माइनस 5i प्लस 2j माइनस 4k इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 3i प्लस 2j माइनस 8k। चाहो तो वो डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी कर सकते हो, लेकिन ये मैं अभी आपको सिंप्लिसिटी के लिए समझा रहा हूँ। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 5i हो जाएगा, y माइनस 2j हो जाएगा प्लस j प्लस 4k हो जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा 3i प्लस 2j माइनस 8k। अब कंपेरिजन करेंगे i का, तो हमें मिलेगा x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू जेड प्लस 4 अपॉन माइनस 8। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो दोनों फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कार्टेशियन फॉर्म में बताओ और वेक्टर फॉर्म में बताओ। तो दोनों का तरीका जो है बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, ओके। अभी थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। एडवांस में क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब वो क्या करेगा, वेक्टर नहीं देगा, देखो आपको देगा 2 पॉइंट। 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है हमारे पास A, एक पॉइंट है हमारे पास B। ठीक है, दोनों पॉइंट से पास हो रही है कोई इक्वेशन, उसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, ऐसे के ऐसे ही उसको करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ये यहाँ पे कोई पॉइंट एक मान लेते हैं इस लाइन के ऊपर P है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मान लिया हमने। इस P के जो कोऑर्डिनेट मान लिए वो हमने मान लिए x y z। ठीक है, और A के कोऑर्डिनेट दिए हमें x2 y2 और z2, और इसके कोऑर्डिनेट दे दिए उसने, सॉरी इसको x1 मान लो, x1 y1 और z1, और ये मान लो x2 y2 और z2। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है जैसे हमने उसको किया है। इसको थोड़ा एडिट कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट्स। ऐसी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। ओके, देखो इसका बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि पहले हम AP का इक्वेशन निकाल लेंगे, AP वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर AB वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे। और दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के कोलिनियर हैं। कोलिनियर हैं तो ये इसका जो है मल्टीपल होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम A वेक्टर मान लेते हैं, ये हमारे पास A वेक्टर है, और ये हमारे पास मान लेते हैं R वेक्टर है, और ये हमारे पास मान लेते हैं हम B वेक्टर है। ठीक है, ये हम B वेक्टर मान के चलते हैं। तो देखो जो AP की वैल्यू होगी, सिंपल सा कंसेप्ट समझ लो, AP और AB दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। AP इज पैरेलल टू AB। ठीक है, AP की वैल्यू क्या होगी, AP की वैल्यू हमने पहले भी निकाली थी। AP हो जाएगा OP माइनस OA, तो ये हो जाएगा R माइनस A। ठीक है, और जब ये दोनों वेक्टर एक कोलिनियर हैं तो दोनों वेक्टर जो है इसकी जो वैल्यू लिख सकते हैं हम, वो लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू लैम्डा AB। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न मत रखो
ए पी इज इक्वल टू लैम्डा ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ए पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि लैम्डा तो एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये मोर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है। तो इससे यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ए पी छोटा वेक्टर है और ए बी देखने में बड़ा वेक्टर लग रहा है और लैम्डा की मल्टीप्लाई तो हम ए बी की तरफ कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ये लैम्डा की मल्टीप्लाई इधर भी कर सकते हो, ऐसा कोई जो है रटने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है ऐसी, ठीक है। तो ए पी की वैल्यू क्या होगी, ए पी की वैल्यू होगी वेक्टर आर माइनस ए, और ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू होगी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये पढ़ चुके हो आप, पोजीशन वेक्टर जब पढ़ाया था मैंने, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो इस तरह से ये आ गई इसकी कैसी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये जो फॉर्म आ गई है, ये फॉर्म आ गई आपकी कैसी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म आ गई है। अब वेक्टर फॉर्म ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब इससे सेम वे में हमें क्या निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है। तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे, वेक्टर आर की वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए की वैल्यू है हमारी एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के प्लस लैम्डा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस लैम्डा, बी माइनस ए हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम वे में कंपैरिजन कर लेंगे। इसको पहले इधर लेके आ जाओ, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस आई भी लिखो प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे लिखो, साथ में लैम्डा भी रहेगा, प्लस जेड टू माइनस जेड वन लैम्डा भी रहेगा और के भी लिखो। फिर उसी तरह कंपैरिजन जैसे हमने पीछे पढ़ा था, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। तो देखो वहाँ इसको थोड़ा वहाँ से कंपैरिजन करने की कोशिश करो कि नीचे में क्या था, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन ए बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, डायरेक्शन रेशोज उसके दिए हुए थे नीचे की तरफ, है ना। तो यहाँ भी जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। तो अगर कोई इक्वेशन 2 पॉइंट से होके पास हो रही है तो उसका इक्वेशन हमें इस तरह से फाइंड करना है। तरीका मैंने आपको बता दिया, कार्टेशियन भी बता दिया और वेक्टर फॉर्म भी बता दी। अब हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल स्टडी करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 7 में दिया है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। एग्जांपल नंबर 7, एक पॉइंट दिया है उसने -1 0 2, दूसरा पॉइंट दिया है 3 4 6, ठीक है। तो सिंपल सा इक्वेशन x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 4 और y माइनस वाई वन कितना है 0 अपॉन 4 माइनस 0 4, z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन 6 माइनस 2 हो गया 4, ठीक है। अब देखो 4 से इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि x प्लस 1 अपॉन 1, y अपॉन 1, z माइनस 2 अपॉन 1। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये देखो सिंपल क्या है आपका कार्टेशियन फॉर्म। अगर आपको वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो वेक्टर फॉर्म निकालने का तरीका क्या है कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, या उसको उधर ही ले जाओ, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मतलब माइनस आई प्लस
जे यहाँ रहेगा नहीं, प्लस 2k आ जाएगा और प्लस लैम्डा दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 4i 4j प्लस 4k। ठीक है, अब यहाँ पे i j के मल्टीप्लाई कर दो, वो ऐड कर दो जो भी है, 4 -1 प्लस 4 लैम्डा इंटू आई प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा जे, और ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो 4 लैम्डा जे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे है नहीं जे का वो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 लैम्डा के। ठीक है, तो ये आ गया इसका जो है वेक्टर फॉर्म। इस तरह से ये क्वेश्चंस को करना है हमें। उसके बाद जो है एग्जाम्पल 8 दिया है, द सर्टेजियन इक्वेशन दी है, उसकी वेक्टर इक्वेशन हमें बनानी है। ठीक है, तो ये भी चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको कि सर्टेजियन फॉर्म दी है तो उससे वेक्टर फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं, और वेक्टर फॉर्म दी है तो उससे सर्टेजियन फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया है x प्लस 3/2 इज इक्वल टू y माइनस 5/4 और z प्लस 6/2। तो ये कह रहा है कि सर्टेजियन इक्वेशन दी है उसकी, और इससे आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। तो देखो इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे हम, कंपैरिजन करेंगे x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c से कंपैरिजन करेंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि भाई x1 y1 और z1 की जगह पे क्या रखा है, -3 5 और -6 रखा है। ठीक है, और ए बी सी की जगह क्या रखा है, ए बी सी की जगह रखा है 2 4 2 रखा है। ओके, तो वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी है इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, a वेक्टर है आपका ये वाला वेक्टर, और ये वेक्टर क्या है, b वेक्टर है। समझ आई बात। ओके, तो r वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a वेक्टर कितना है, -3 प्लस -3i प्लस 5j माइनस 6k। ठीक है, ये हो गया a वेक्टर, प्लस लैम्डा की वैल्यू b वेक्टर है आपका 2i प्लस 4j प्लस 2k। ये हो जाएगा आपका जो है। अब इसको थोड़ा और भी सजा के लिख सकते हो कि r वेक्टर इज इक्वल टू -3 प्लस 2 लैम्डा i प्लस ये j को भी लिख दो 5 प्लस 4 लैम्डा j, फिर k को लिख दो प्लस -6 प्लस 2 लैम्डा k। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जो है वेक्टर फॉर्म। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है हमें। ठीक है, ओके। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम एंगल बिटवीन टू लाइंस। बड़ा सिंपल सा है, दो लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। तो दो वेक्टर, देखो लाइन का मतलब क्या है, वेक्टर ही कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। हमने क्या पढ़ा था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है ना। तो यहाँ पे कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा जो हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर पढ़ा था वही है बस ये। ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला नहीं रटेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन दिया होगा आपको, दूसरी दो इक्वेशंस दी होंगी, दो लाइन की इक्वेशन दी होंगी वेक्टर फॉर्म में, तो उनके बीच का हमें एंगल निकालना है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो जैसे उसमें क्या दिया होगा कि a इज इक्वल टू किस तरह दे रखा होगा, a वेक्टर क्या दिया होगा, a1i प्लस b1j प्लस c1k, और b वेक्टर क्या दिया होगा, a2i प्लस b2j प्लस c2k। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, कोस थीटा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है, ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया दोनों का। a का मैग्नीट्यूड a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का अंडर रूट, फिर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का अंडर रूट, और इस सब का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो दैट विल बी योर एंगल बिटवीन
2 लाइंस। बहुत सिंपल है, इसमें कोई रटना या फॉर्मूले जैसा कोई बात नहीं है। ओके, अब 2 लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगी? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू 90 होते ही क्या होगा? पहला केस देख लेते हैं। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। जब 0 हो जाएगी तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 हो जाएगा आपका 0। समझ गए बात? तो 2 वेक्टर एक दूसरे के, 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी अगर उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ जाती है तो। ठीक है, मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 मल्टीप्लाई करोगे 0 आ गई तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या होगा? थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो फिर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसके बराबर हो जाएगी। तब क्या होगा कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का अंडर रूट इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। या हम ये भी कह सकते हैं कि देखो एक चीज़ और भी है, हम इसको अगर डायरेक्शन कोसाइंस के रेशो से देखें, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशोस के तरीके से इसको देखें, तो जब ए और बी एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो ये जो डायरेक्शन, ये जो रेशोज़ होंगे, ये रेशोज़ किस में हो जाएंगे? प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि A1 A2 का जो रेशो होगा वो B1 B2 के रेशो के बराबर होगा और C1 C2 के रेशो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी वाली कंडीशन ये हो जाएगी आपकी, दूसरी वाली कंडीशन ये हो जाएगी। समझ आई बात? तो दूसरी कंडीशन में ये होगा कि उनके रेशोज़ जो हैं वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, सॉरी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ओके, परपेंडिकुलर होने की कंडीशन ये है और पैरेलल होने की कंडीशन ये है। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़ते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स गिवन बाई। अब हम वेक्टर फॉर्म, देखो दोनों चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करनी है हमें। अगर वेक्टर फॉर्म दी हो तो कैसे हम एंगल निकालेंगे, अगर हमें दी हो सर्टेजियन फॉर्म तो कैसे एंगल निकालेंगे। तो दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है? उसने 2 लाइन दी है, R इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k, ठीक है, और प्लस लैम्डा इंटू i प्लस 2j प्लस 2k। ओके, और एक दूसरा दिया है 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, ओके। देखो यहाँ एक छोटी सी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो ये वाली लाइन है, अगर इसको हम कंपैरिजन करें किससे? R इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा बी वैक्टर, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इससे तो पास हो रही है और इसके पैरेलल है। ठीक है, इस वेक्टर के पैरेलल है ये लाइन, और ये वाली लाइन इससे पास हो रही है, इसके पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस वाली लाइन की जो डायरेक्शन है वो ये वेक्टर देगा, इस वाली लाइन की डायरेक्शन ये वेक्टर देगा। समझ आई बात? तो कहने का मतलब है कि ये जो B1 है, B1 विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन। तो B1 हो गया आपका i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है, और B2 हो गया आपका इसके बराबर 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल भी निकाल लें तो भी इन दोनों लाइन के बीच का एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच का ये एंगल निकाल लेते हैं। तो कोस थीटा हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 12। इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4 प्लस 4 अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड 9 प्लस 4 प्लस 36 अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3 19 अपॉन 3 इंटू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 अपॉन
21। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 19/21। तो ये आ गया एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वेक्टर जो हमें कंसिडर करना है वो लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर कंसिडर करेंगे तो भी हमारी चीज़ जो है, तो भी हमारा सॉल्यूशंस निकल जाएगा। ठीक है, ओके। अभी एग्जाम्पल नंबर 10 देख लेते हैं। 10 देखो, ये तो क्या दिया था उसने, वेक्टर फॉर्म में दिया था। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे दे क्वेश्चन में तो क्या करना है, तो हमें वही चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें जो पैरेलल वेक्टर है वो कंसिडर करना है। और पैरेलल वेक्टर कहाँ दिया होता है, जो डायरेक्शन रेशोज जो लिखे होते हैं लाइन में वो पैरेलल वेक्टर के होते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10 देख लो, उसमें दो लाइन दी है, x + 3/3 y - 1/5 और z + 3/4। पहली लाइन ये है, दूसरी है x + 1/1 y - 4/1 और z - 5/2। ठीक है, तो हमें जो वेक्टर कंसिडर करना है वो पैरेलल वेक्टर कंसिडर करना है लाइन के। तो ये जो डायरेक्शन रेशोज दिए हैं ये पैरेलल वेक्टर के दिए होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो b1 वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3i + 5j + 4k। और जो b2 वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका i + j + 2k। ठीक है, तो कोस थीटा निकालोगे कैसे, दोनों का डॉट कर दो, 3 + 5 + 8 अपॉन स्क्वायर कर दो, 9 + 25 + 16 का अंडर रूट, और ये हो जाएगा 1 + 1 + 4 का अंडर रूट। ठीक है, जो भी वैल्यू आए उसको लिख देंगे यहाँ पे। 16 आ जाएगा ऊपर, तो 16 अपॉन 50 और 60, 50 और 6 अंडर रूट। ठीक है, इसको थोड़ा रेशनलाइज कर लेते हैं। 16 50 को हम लिख सकते हैं 25 × 2, तो 5 उसमें से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा √6। कुछ और किया जा सकता है, ओके। इसको रेशनलाइज कर लो, तो यहाँ पे √12 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी √12 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 16 × √12 अपॉन 5 × 12, डिवाइड कर लो, 3 हो गया, ये 4 हो गया। उसके बाद और कुछ भी डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं, तो ये लिख दो 4 और 12√/15, ऐसे लिख सकते हो, ओके। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से हमें निकालना है। सॉरी, ये कोस थीटा की वैल्यू है, तो थीटा की वैल्यू लिखोगे आप कोस इनवर्स 4√12/15। ठीक है, बाहर निकाल सकते हो, क्या बाहर निकाल लोगे, 2 इसमें से बाहर निकाल लोगे, 4 3 = 12 होता है, तो 4 3 × 4√/15। तो इसका एक 2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा कोस इनवर्स 8√3/15। तो ये आ गया आपका थीटा। ठीक है, डिस्कस करते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो लाइन के बीच में कैसे फाइंड करते हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटीज ये है कि दोनों लाइन स्क्यू लाइन्स हो। स्क्यू लाइन्स का मतलब है कि वो पैरेलल नहीं है, या तो कहीं पे जाके कट करेंगे एक दूसरे को या कट नहीं करेंगी। दूसरी कंडीशन है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। तो मैं पहली कंडीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, जिसमें डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आर टू स्क्यू लाइन्स। स्क्यू लाइन्स हैं दो हमारे पास, तो स्क्यू लाइन्स हमने ले लिया, एक L1 ले लिया, एक L2 ले लिया। ठीक है, उसका वेक्टर फॉर्म हमने लिख लिया L1 का, A1 + λB1 A2 + μB2। तो ये क्या है, L1 लाइन A1 से पास हो रही है और B1 के वेक्टर के पैरेलल है, या B1 इस पे लाई करता है। A2 पॉइंट से गुजर रही है और B2 इसके पैरेलल है। ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में, वेक्टर फॉर्म के बारे में। तो देखो, दूसरी चीज़ क्या है कि दोनों, अगर हमें दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो उसकी पहली क्वालिटी क्या है कि वो दोनों लाइन के जो दो पैरेलल वेक्टर हैं हमारे B1 और B2, दोनों पैरेलल वेक्टर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दो लाइन के बीच में। तो ये यहाँ भी परपेंडिकुलर होगी और यहाँ भी परपेंडिकुलर होगी। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि PQ विल बी परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2। PQ अगर हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम ले रहे हैं PQ को, सो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2 बोथ। तो अब इस PQ की डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे,
जब हमारे पास दो वेक्टर हैं और दोनों के परपेंडिकुलर में हम यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। b1 और b2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। किसके मैग्नीट्यूड से? b1 और b2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अगर हमें b1 और b2 के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करने का तरीका क्या है? b1 और b2 का वेक्टर प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और क्योंकि उस डायरेक्शन में हमें जो है यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका है कि उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। सो ये जो n कैप हमने फाइंड किया है, n कैप विल बी द वेक्टर अलोंग PQ। ये n कैप जो है PQ के अलोंग वेक्टर है, ठीक है। तो किसी तरह से अगर हमें इसके PQ का वैल्यू पता चल जाए, PQ का मैग्नीट्यूड पता चल जाए, क्योंकि हमने n कैप तो निकाल लिया, मतलब उस वेक्टर के अलोंग तो हमने यूनिट वेक्टर तो निकाल लिया, तो अगर इसमें मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई कर देंगे तो PQ की वैल्यू आ जाएगी। PQ वेक्टर हमें पता चल जाएगा कि PQ वेक्टर क्या है, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारे पास PQ है, ठीक है, देखो ये एक वेक्टर है TS, इस तरह का वेक्टर है, मान लेते हैं, मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये मान लेते हैं TS है। तो अगर मैं PQ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और इसके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो अगर PQ और TS के बीच का एंगल थीटा है तो क्या होगा? देखो ये TS क्या है, एक जो है कह सकते हैं कि TS का प्रोजेक्शन ये PQ है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये हमारा ये PQ हो जाएगा तो PQ किसके बराबर आएगा? यहाँ से अगर इसमें हम कोस थीटा लगाएं इसमें, तो कोस थीटा इज इक्वल टू ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अगर हम इस तरह कहीं पे यहाँ पे, मैं इसको सिर्फ समझाने की हैसियत से बता रहा हूँ आपको इसको, या प्रोजेक्शन की तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। तो PQ इज नथिंग बट इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ TS ऑन PQ, ठीक है। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा PQ अपॉन TS। तो यहाँ से हम PQ की वैल्यू को लिख सकते हैं TS कोस थीटा, तो PQ की वैल्यू जो है TS कोस थीटा आ जाती है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि ये है आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अब अगर TS और PQ के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेते हुए कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा होगा कि PS वेक्टर डॉट PQ वेक्टर डॉट ST वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन PQ का मैग्नीट्यूड इंटू ST का मैग्नीट्यूड, यही होता है कोस थीटा की वैल्यू। ओके, और ये आ जाएगा आपका मोड में, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू हमें लेनी है कैसी? पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले एक शॉर्टकट में बता देता हूँ। PQ की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी कि ये जो डिस्टेंस है D ले लेंगे हम, उस डिस्टेंस को हम D मान लेते हैं। तो इस डिस्टेंस में अगर हम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, PQ में अगर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? PQ वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। PQ वेक्टर कैसे मिलेगा? उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसका जो है यूनिट वेक्टर अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो PQ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो, इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो सबकी। ओके, PQ वेक्टर की वैल्यू क्या है? DN वेक्टर है, तो इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। 3 और 1 को मिला के क्या लिख सकते हैं? D लिख लिया, और N कैप की वैल्यू क्या है? B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 और इसका मैग्नीट्यूड। तो ये वैल्यू आ गई PQ वेक्टर की वैल्यू, तो ये वैल्यू आपको रख देनी है यहाँ पे, ठीक है। और ST किसके बराबर होगा? ST होगा A2 माइनस A1, है ना। देखो आपको मैंने पढ़ाया था ST इज इक्वल टू होगा OT माइनस OS। OT क्या है? A2 है, A2 वेक्टर है अगर वेक्टर की बात करता हूँ, तो ST है आपका A2, OT है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो ये आ जाएगा ST वेक्टर की वैल्यू, ठीक है।
तो ये सब वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। ओके, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पी क्यू की वैल्यू ये रख दो, पी क्यू की वैल्यू है डी B1 क्रॉस B2 अपॉन, और पी क्यू का मैग्नीट्यूड है तो खाली, तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डी होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी ओनली, और एस टी का मैग्नीट्यूड एस टी होगा, है ना। और पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या लिखा आपने, डी B1 क्रॉस B2 अपॉन में एक और आ जाएगा B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसको मैं सारे को कर देता हूँ ब्रैकेट, इसको मोड के अंदर बंद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखते हो आप, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी, सॉरी एस टी की वैल्यू और लिखनी थी हमें, एस टी की वैल्यू और लिख देते हैं, डॉट हो जाएगा यहाँ पे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है। ओके, तो ये आ गई वैल्यू आपके कोस थीटा की। अब ये कोस थीटा की वैल्यू जो आई है इसको रख दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो वहाँ पे आपकी पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो पी क्यू इज इक्वल टू टी एस और कोस थीटा ये रख दो, ये मैं मोड हटा देता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू ही लिखनी है हमें, तो ये कर देता हूँ मैं B1 क्रॉस B2 कोस थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, B1 क्रॉस B2 इन, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है। और अपॉन में मैं लिख देता हूँ ये वाली वैल्यू ST और B1 क्रॉस B2 और इसका मैग्नीट्यूड, ST से ST खत्म हो गया, ST TS एक ही बात है, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, वेक्टर नहीं है ये। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि PQ की वैल्यू क्या आ गई, तो PQ इज इक्वल टू ये आ गया आपका B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, और डॉट करोगे इसका किसके साथ, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, इसका निकालोगे आप मैग्नीट्यूड। तो ये आ गई भाई दो वेक्टर के बीच का डिस्टेंस, जब वे दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला ये यूज़ करना है आपको, ठीक है। अब हम इस पे बेस्ड, अब देखो यहाँ पे कुछ एक चीज़ें भी निकल के आती हैं। क्या चीज़ें निकल के आती हैं कि अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉर्टेड डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इफ़ पी क्यू इज इक्वल टू 0, अगर पी क्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, तो इस वैल्यू को 0 के बराबर रख देंगे, तो B1 क्रॉस B2 उधर 0 में चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि तब आ जाएगा हमारा B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 0। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उस कंडीशन में B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर आपसे प्रूव करने को पूछ रहा है कि भाई प्रूव करो कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये कंडीशन से आप प्रूव कर सकते हो। अगर ये कंडीशन हो रही है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं कि ओके, अब इसमें एक फॉर्म और आती है। देखो ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म। अब इस वेक्टर फॉर्म, जरूरी तो नहीं है कि क्वेश्चन आपको वेक्टर फॉर्म में ही दे रहा हो, क्वेश्चन आपको सर्टेजियन फॉर्म में भी दे सकता है। तो इसको हम अब कन्वर्ट करेंगे सर्टेजियन फॉर्म में। यहीं से मैं इसको डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि सर्टेजियन फॉर्म में कैसे इक्वेशन मिलेगी और सर्टेजियन फॉर्म में हमें ये फॉर्मूला जो है हमारा वो किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सर्टेजियन फॉर्म अगर दे रखी है हमें तो कैसी फॉर्म होगी पहले तो उसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है। और फॉर्मूला यही रहेगा, बुक में तो आपकी जो है फॉर्मूला दूसरा दिया है, लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तरीका सीख लो कि कैसे। अब देखो पहली इक्वेशन जो दी होगी वो ऐसी दी होगी, x माइनस x1 अपॉन A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 z माइनस z1 अपॉन C1। पहली इक्वेशन ये हो गई, पहली लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन होगी x माइनस x2 अपॉन A2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C2, z माइनस z2, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे जैसे हम वेक्टर फॉर्म से हम कन्वर्ट कर रहे थे हम सर्टेजियन फॉर्म में,
तो यहाँ पे देखो एक्चुअली में वेक्टर क्या क्या है, देखो आपका A1 A2 जो ये A1 वेक्टर है, यहाँ से A1 वेक्टर क्या हो जाएगा x1 y1 z1, ठीक है। ये जो है A2 माइनस A1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये जो आपका A1 वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा x1 y1 और z1। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, इसको कैपिटल A कर देते हैं, कैपिटल A1, ठीक है। यहाँ इसमें भी आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे B1 लिख लो, क्योंकि ये बार बार यूज होगा। B1 B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, कैपिटल मैंने यूज कर लिया है यहाँ पे, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, इसको A1 वेक्टर क्या होगा, अगर इसको कंपैरिजन करेंगे हम तो वो आ जाएगा x1 y1 z1, और A2 वेक्टर क्या आ जाएगा कंपैरिजन से, x2 y2 और z2, ठीक है। और यहाँ पे B1 वेक्टर क्या आएगा, B1 वेक्टर आएगा आपका A1 B1 C1, और B2 वेक्टर क्या आ जाएगा, B2 वेक्टर आ जाएगा आपका A2 B2 और C2, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज़ आप क्या करोगे, ये सब वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। वैसे एक तरकीब और बता देता हूँ आपको, देखो A2 माइनस A1 क्या होगा, चलो जो आपकी बुक में लिखा है उसके हिसाब से भी मैं लिख के दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ आपको कि वो आखिर कैसे आया। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, दो वेक्टर की, ये देखो A2 माइनस A1 भी एक वेक्टर है, B1 क्रॉस B2 भी एक वेक्टर होगा, दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करी गई है। तो मैं इसको A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 लिख देता हूँ। तो जब भी हम वेक्टर में मैंने पढ़ाया था आपको कि जब भी एक वेक्टर, ये एक वेक्टर है, इसका डॉट है, और यहाँ पे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जब भी इसको इस तरह लिखना होता है तो पहले इस वेक्टर को लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट में, 3/3 की डिटर्मिनेंट बनेगी एक, A2 माइनस A1 हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये हो जाएगा A2 माइनस A1। फिर B1 लिख दो, फिर B2 लिख दो, ठीक है। तो B1 क्या है, B1 है आपका A1 A2 A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने क्या, ये हमने लिख दिया है ये वाला वेक्टर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये लिख दिया हमने ये वाला वेक्टर डिटरमिनेंट की फॉर्म में। अब नीचे लिखा है B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 तो निकाल ही सकते हो आप। B1 क्या है, A1 B1 C1 है, और B2 क्या है, A2 B2 C2 है, ठीक है। तो उसका एक्सप्रेशन बड़ा लंबा है, लेकिन आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि B1 और B2 का क्रॉस निकाल के उसका जो है आपको यहाँ पे मोड निकालना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इजीली ये जो फॉर्मूला है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब इस पे कुछ बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई दिया हो तो आपकी बुक में। ओके, अब ये बताओ मुझे कि ये पहचानोगे कैसे कि कोई लाइन पैरेलल है या स्क्यू लाइन से, इससे पहचानना है। स्क्यू लाइंस में क्या होगा, B1 और B2 डिफरेंट होंगे, और पैरेलल लाइन में क्या होगा कि यहाँ भी B होगा, यहाँ भी B होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें पैरेलल लाइन होती है तो दोनों वेक्टर के, एक ही वेक्टर के पैरेलल होंगी दोनों लाइंस, ठीक है। तो चलो अब फटाफट से हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या दिया है कि दो इक्वेशन दे दी उसने, r इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लैम्डा, और ये है 2i माइनस जे प्लस के, और दूसरा दे दिया उसने r इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दो जो हमारी बेसिक फॉर्म है उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो r इज इक्वल टू A1 प्लस B1 लैम्डा,
इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। दूसरा है R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, ठीक है। तो इससे कंपैरिजन जब हम करेंगे तो कंपैरिजन में हमने क्या देखा कि A1 आ गया हमारा I प्लस J, ये तो A1 आ गया, और B1 क्या आ गया 2I माइनस J प्लस K। अब A2 क्या आ जाएगा हमारा, A2 आ जाएगा 2I प्लस J माइनस K, और B2 क्या होगा 3I माइनस 5J प्लस 2K, ठीक है। सॉर्टेड डिस्टेंस अब निकाल देंगे हम। ये लाइन दोनों स्क्यू लाइंस होंगी, तो सॉर्टेड डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो यहाँ से D की वैल्यू निकालनी है हमें। D क्या होगा, अभी अभी पढ़ा है हमने, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो निकाल लो A2 माइनस A1, इसको जो है कैसे करोगे, पहले B1 क्रॉस B2 निकाल लो। B1 क्रॉस B2 कैसे निकालोगे, B1 क्रॉस B2 I J K, ये वेक्टर अलजेब्रा मैंने सिखाया आपको, 2I माइनस J और ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा 3I माइनस 5J और 2K, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे खाली कोफिशिएंट लिखे जाते हैं, I J K लिख दिया ऊपर। अभी B1 के कोफिशिएंट 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2, ठीक है। तो I हो जाएगा माइनस 2 प्लस 5 माइनस J 4 माइनस 3 और प्लस हो जाएगा K माइनस 10 प्लस 3 माइनस 10 प्लस 3। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3I माइनस J माइनस 7K, ठीक है, माइनस 7K। तो ये आ गया हमारा B1 क्रॉस B2। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, B1 क्रॉस B2, इसको हमें डॉट करना है किसके साथ, A2 माइनस A1 के साथ। तो A2 माइनस A1 के साथ डॉट कर लो, 3I माइनस J माइनस 7K, और डॉट करना है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या होगा, 2I माइनस I, ये हो जाएगा 1I, J माइनस J हो जाएगा 0, और माइनस K माइनस 0 हो जाएगा माइनस K। तो इसको जब डॉट करेंगे तो 3I और I हो जाएगा 3, J है नहीं इसमें, K और K हो जाएगा 7, ठीक है, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10। तो इसका जो मैग्नीट्यूड, इसका जो डॉट प्रोडक्ट आया वो आया 10। अब B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 49 का अंडर रूट। तो ये हो गया 10 और 49 59, तो 59 अंडर रूट ये आ गया। तो इससे D की वैल्यू क्या आ गई, ऊपर वाला वैल्यू 10 आ गया, और D की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई B1 क्रॉस B2 की 59 अंडर रूट। तो जो शॉर्टेड डिस्टेंस होगी दोनों लाइन के बीच की वो आ गई 10/59 अंडर रूट। ओके, तो इस तरह से अगर स्क्यू लाइंस दी गई हैं तो स्क्यू लाइंस का जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है वो इस तरह से करना है, ठीक है। तो अब हम दूसरा केस स्टडी करेंगे। दूसरा केस क्या है कि जब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, जब दो पैरेलल लाइन हो तो उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। हम मान लेते हैं कि ये हमारी लाइन L1 है, ये लाइन हमारी L2 है, ये A1 पॉइंट से पास हो रही है और ये A2 पॉइंट से पास हो रही है। तो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने मान लिया PT, ठीक है। अब इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की खासियत क्या है कि ये L1 के भी परपेंडिकुलर होगी और L2 के भी परपेंडिकुलर होगी। ये हमने वेक्टर फॉर्म मान लिया इनका कि पहली लाइन का वेक्टर फॉर्म है A1 प्लस लैम्डा B, दूसरी लाइन का वेक्टर फॉर्म है A2 प्लस म्यू B। A1 A2 से पास हो रही है और B वेक्टर के दोनों ये लाइन दोनों वेक्टर के पैरेलल है ये, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम सबसे पहले कर लेते हैं B वेक्टर क्रॉस ST वेक्टर, ठीक है, B वेक्टर क्रॉस ST वेक्टर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं
तो उसका वैल्यू आती है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एस टी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है, पी क्यू और एस टी और बी के बीच का एंगल है, ठीक है। क्योंकि देखो बी वेक्टर भी कहीं यहीं होगा, दोनों क्योंकि उसके पैरेलल हैं, तो बी वेक्टर भी कहीं यहीं पे होगा, ठीक है। बी वेक्टर के पैरेलल हैं दोनों लाइन, तो ये जो एस टी होगा वो बी वेक्टर से भी थीटा ही एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बी वेक्टर क्रॉस एस टी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू साइन थीटा, ठीक है। और इसके साथ में क्या आएगा, ये इस वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। दो वेक्टर को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो बी वेक्टर यहाँ पे है, एस टी वेक्टर यहाँ पे है, तो अगर ये एक ही प्लेन के अंदर है तो तीसरा वेक्टर जो होगा वो इस तरह से होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। बी और एस टी का परपेंडिकुलर वेक्टर बाहर की तरफ होगा इस प्लेन से। तो ये वैल्यू आ गई बी क्रॉस एस टी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखते हैं कि यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है पीटी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। परपेंडिकुलर हो गया आपका पीटी और हाइपोटेन्यूस हो गया एस टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पीटी इज इक्वल टू एस टी साइन थीटा, ठीक है। अब ये देखो एस टी साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम पीटी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो और एस टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, एस टी की जगह पे हम लिख सकते हैं एस टी वैक्टर की जगह पे ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर, ठीक है। क्योंकि एस टी क्या होता है, एस टी होता है ओ टी वैक्टर माइनस ओ एस वैक्टर। तो ओ टी क्या है आपका ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस टी का वैल्यू। ये दोनों वैल्यू जो है इसमें पुट कर दो, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, पी टी लिख देंगे और एस टी की जगह पे ए टू माइनस ए वन लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे हम बी वेक्टर क्रॉस ए टू माइनस ए वन वैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एस टी साइन थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे हम, पी टी लिख देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा एन कैप, ओके। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें पी टी की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लेंगे बस। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस ए टू माइनस ए वन और इसका मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल्स टू बी और पी टी और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको b को खाली b भी लिख सकते हैं हम। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी pt की वैल्यू आ जाएगी हमारी b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b, ठीक है। तो ये आ गई आपकी शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला। किसके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस, सॉरी इसका भी आपको मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये वेक्टर होगा b क्रॉस ए टू माइनस ए वन वैक्टर होगा, तो उसका जो है मैग्नीट्यूड लेंगे अपॉन b। तो ये आ गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। खाली b भी लिख सकते हो, b का इस तरह से मैग्नीट्यूड भी लगा कर लिख सकते हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हो, खाली भी लिख सकते हो, इस तरह भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब पैरेलल का पता कैसे चलेगा, एग्जाम्पल के थ्रू एक देख लेते हैं कि भाई पैरेलल लाइन है वो पता कैसे चलेगा। तो पैरेलल लाइन में मैंने अभी आपको बताया कि उसमें जो पैरेलल वेक्टर होगा वो एक ही होगा, दोनों में वेक्टर जो पैरेलल दिया होगा वो एक ही वेक्टर होगा, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट नहीं होते। तो एग्जाम्पल नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें दो लाइन दी हैं, r इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k और प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k, ठीक है। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर है 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू
2i प्लस 3j प्लस 6k। अभी इसमें देखो कंपैरिजन करो, जो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा है उससे थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करो, तो उस कंपैरिजन में आप पाओगे कि इसमें b की वैल्यू ये है, ठीक है। जो दोनों के जो पैरेलल वेक्टर है वो ये है, तो ये b की वैल्यू आ गई 2i प्लस 3j प्लस 6k, ठीक है। और a1 a2 ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका a1 वेक्टर, ये हो जाएगा a2 वेक्टर, ठीक है। तो सॉर्टेड डिस्टेंस कैसे निकालोगे, b क्रॉस a2 माइनस a1 करना है हमें। तो b क्रॉस a2 माइनस a1 कैसे निकालोगे, यहाँ निकाल लेते हैं, b क्रॉस a2 माइनस a1। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे पहले i j k लिखते हैं, b के वेक्टर, b की वैल्यू 2 3 6, और a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, 3i माइनस i हो जाएगा 2i, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, और माइनस 4 और प्लस 4 ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये वैल्यू लिख लो, कितनी आ जाएगी, -3 -6 -j, ये हो गया -2 -12 -2 प्लस k, ये हो जाएगा 2 6, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू आ गई -9i प्लस 14j और -4k, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगी, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 प्लस 14 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसका अंडर रूट, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, अपॉन फिर b का मैग्नीट्यूड 4 प्लस 9 प्लस 36, तो ये हो जाएगा b का मैग्नीट्यूड। ये 7 आ गया नीचे वाला, ऊपर वाला आएगा आपका 293 अंडर रूट अपॉन 7। तो इस तरह से हमें जो है, अगर पैरेलल लाइन है तो पहचान उसकी ये है कि यहाँ पे ये जो वेक्टर है वो सेम टू सेम वेक्टर होगा, ठीक है। या अगर सर्टेजियन फॉर्म में दिया होगा तो उसके जो डायरेक्शन रेशोज होंगे वो जो है सेम होंगे डायरेक्शन रेशोज, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अभी क्या करना है आपको, एक्सरसाइज 11.2 इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड है पूरी की पूरी, तो वो एक्सरसाइज 11.2 करनी है। अगर उसमें कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आपके डाउट क्लियर किए जा सकें, ठीक है।